अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने अपना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या फिर आप ऐसे कह सकते हो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क। सही है। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं कि भाई टॉर्क को आखिर मूवमेंट ऑफ फोर्स क्यों कहा जाता है। तो हमारे पास अगर आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है अ डोर हैंडल इज़ फिक्स्ड एट द आउटर एज ऑफ द डोर सो दैट इट ओपन्स एंड क्लोजेज इजीली। सही है। अगर हम अपने नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस करें तो हमारे पास जो दरवाजे का जो हैंडल होता है वो बिल्कुल एक कॉर्नर पर लगा होता है, यानी जिस साइड से दरवाज़ा फिक्स्ड होता है, यानी जिस साइड पर कब्जे लगे होते हैं उसके उससे ऑपोजिट एंड पर हमने उसको रखा होता है जो दरवाजे का हैंडल होता है। सही है। यानी कहने का मकसद ये कि भाई उस पॉइंट से दूर होता है जिस पॉइंट के गिर्द दरवाज़ा घूम रहा होता है। सही है। अच्छा, अ लार्जर फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ हैंडल वर फिक्स नियर द इनर एज क्लोज टू द हिंज। हिंज जो वही कब्जे जो है दरवाजे के, भाई जहाँ पर दरवाजे के हिंज लगे हुए, जहाँ पर कब्जे लगे, उसको क्या कहा गया? इनर एज कहा गया। अब अगर ये हैंडल इनर एज के पास होता, यानी हैंडल इनर एज के करीब होता, दरवाज़ों के कब्ज़े के करीब होता, तो फिर दरवाज़े को बंद या खोलने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती। इसी तरह से अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो शॉर्ट स्पैनर इस्तेमाल करके, यानी ऐसा पाना जिसकी लंबाई कम हो, उस पर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है बनिस्बत उसी के अगर एक थोड़ा सा लंबा पाना हो, लंबा स्पैनर हो, तो उस पर फोर्स कम लगानी पड़ती है। ये चीज़ हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि भाई जब एक ड्राइवर किसी गाड़ी का व्हील बदलता है तो व्हील बदलने के लिए हमने क्या देखा है कि भाई एक तो वो लॉन्ग स्पैनर इस्तेमाल करता है, और कभी कभी जब अगर आपने गौर किया हो ट्रक वगैरह अपने टायर बदलते तो उनके नट बहुत बड़े होते हैं। नट बड़े होने की वजह से उन पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, एक पाइप की एडिशन भी करनी पड़ती है ताकि फ़ोर्स कम लगाई जा सके। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या होता है जिससे फोर्स कम लगानी पड़ती है लेंथ इंक्रीज करके? तो ये आप जब टॉर्क को समझोगे उसके बाद ये आपको समझ आएगा। सही है। अच्छा, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स किसको कहते हैं कि भाई ये दरअसल टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, कि भाई अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और वो टर्न हो जाए तो इसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे कि ये स्पेनर है, स्पेनर पर अगर हमें ये जो पाना है इससे अगर हमें किसी नट को खोलना है, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ, सही है, तो ये इस तरफ फोर्स लगाने पर ये पाना ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि पाना क्या करेगा? रोटेट करेगा, टर्न होगा। सही है। या फिर अगर नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ तो नीचे की तरफ फोर्स लगाने से पाना नीचे नहीं आएगा, स्पेनर नीचे नहीं आएगा, बल्कि नीचे की तरफ इस तरह से टर्न होगा। तो इस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। आप इसको उर्दू में ऐसे भी कह सकते हो कि भाई घुमाव। टॉर्क क्या है? घुमाव है किसी चीज़ में कितनी टर्निंग पैदा हो रही है, ये उसका क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। अब टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भाई आपने फोर्स कितनी लगाई है। सही है। टॉर्क मतलब बॉडी के अंदर घुमाव पैदा होना, रोटेटरी मोशन पैदा होना। सही है। मैंने आपको ट्रांसलेटरी रोटेटरी मोशन के बारे में बताया था। तो दरअसल ये पाना क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। सही है। रोटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पाने के अंदर है। सही। अगर पाने से बाहर होता तो फिर ये रोटेटरी मोशन नहीं होता। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर फोर्स लगाकर किसी बॉडी को रोटेट किया जा सके तो इस रोटेशन को क्या कहते हैं? इस रोटेशन को ही दरअसल टॉर्क कहते हैं। सही है। और ये टॉर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि भाई आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और उसके अलावा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट और फलक्रम। देखो ये पिवट या फलक्रम ये वो पॉइंट होता है, यानी जैसे अगर आप इस स्पेनर में देखो तो इस स्पेनर में ये वाला पॉइंट जो है, अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे स्पेनर पर तो ये स्पेनर रोटेट करेगा, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट जो है जिस पॉइंट के गिर्द ये स्पेनर रोटेट करेगा उस पॉइंट को हम कहते हैं पिवट पॉइंट या फलक्रम भी कहते हैं। क्लियर है। तो पिवट या फलक्रम दरअसल वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द कोई चीज़ रोटेट करती है। अब आप करते क्या हो, जैसे इस डायग्राम में देख लो, इस डायग्राम में मैं अगर इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सही है, अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर फलक्रम तक का जो डिस्टेंस होता है,
ये डिस्टेंस हमारे पास दरअसल कहलाता है मूवमेंट आर्म। क्या कहलाता है? मूवमेंट आर्म। अब ये जो मूवमेंट आर्म होता है ये दरअसल हमारे पास इस फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई फोर्स इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, और जो मूवमेंट आर्म है वो एक्स एक्सिस में है। सही है, फोर्स वाई एक्सिस में है और मूवमेंट आर्म एक्स एक्सिस में है। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर फोर्स और मूवमेंट आर्म आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। परपेंडिकुलर किसके साथ? फोर्स के साथ। डिस्टेंस देखना है कहाँ से? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर पिवट या फलक्रम तक। सही है। तो अच्छा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने अभी पढ़ा कि भाई टॉर्क को ही कहते हैं। तो किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर्स या किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे निकाला जा सकता है? तो वो इस तरह से निकाला जा सकता है कि भाई आपने जो फोर्स अप्लाई की है और जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से पॉइंट से लेकर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास टॉर्क आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो आप, लेट सपोज अगर आप पॉइंट फोर्स यहाँ पर ना अप्लाई करके फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते, तो फिर इस पॉइंट से लेकर पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस आपका क्या कहलाता? मूवमेंट आर्म कहलाता। सही है, जिसको हम डी से ज़ाहिर कर देते यहाँ पर। और अगर आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाते तो इस पॉइंट से लेकर फलक्रम तक का डिस्टेंस मूवमेंट आर्म कहलाता। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई जितना मैं फलक्रम के करीब जाता जा रहा हूँ, पिवट पॉइंट के करीब जाता जा रहा हूँ, उतना ही मेरा मूवमेंट आर्म क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आओ तो इधर अगर आप देखो टॉर्क और फोर्स का रिलेशन। टॉर्क और फोर्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई टॉर्क एफ के साथ किस तरह से रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है कि भाई टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कब? जब फोर्स ज़्यादा होगा। सही है। इसी तरह से टॉर्क मूवमेंट आर्म के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है। सही है। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब ये होता है कि भाई दोनों ही न्यूमरेटर में है। टॉर्क और डिस्प्लेस, ये जो मूवमेंट आर्म, ये दोनों न्यूमरेटर में है। सही है। तो डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब टॉर्क इंक्रीज होगा किसके इंक्रीज करने से? मूवमेंट आर्म के इंक्रीज करने से। सही है। इस चीज़ को मैं ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे समझा देता हूँ। लेट सपोज, अच्छा उससे पहले हम ज़रा यूनिट देख लेते, फिर यूनिट के बाद समझते हैं इस बात को। इसका यूनिट अगर आप देखो, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और मोमेंट आर्म यानी जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट मीटर होता है। इस वजह से इसका यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, मैं ज़रा अब आपको एक और चीज़ समझा दूँ। एक चीज़ इस तरह समझ लो, जैसे लेट सपोज ये हमारे पास एक नट है। सही है। और इस नट को खोलने के लिए मैंने यहाँ पर स्पेनर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, इस स्पेनर को इस्तेमाल करते हुए मान लो मुझे किसी तरह से पता चला कि इस स्पेनर को खोलने के लिए मुझे टॉर्क चाहिए 20 न्यूटन मीटर। क्लियर है। अगर मुझे इस स्पेनर मतलब नट को खोलना है तो मुझे कम से कम कितना टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा? 20 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाकर ये नट खुलेगा। सही है। अब 20 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए मुझे पता है फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। क्लियर है। अगर मेरा ये मोमेंट आर्म मान लो 5 मीटर का हो, मेरा ये मोमेंट आर्म कितने मीटर का हो? 5 मीटर का हो, तो 20 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू 20 आ जाए और डिस्प्ले मोमेंट आर्म जो है वो 5 मीटर है, तो मुझे फोर्स कितनी रखनी पड़ेगी? लाजमी सी बात है, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 20 बन जाए? तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? फोर्स 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अगर 5 मीटर का लॉन्ग स्पेनर है, यानी मोमेंट आर्म अगर मेरा 5 मीटर है। सही है। लेकिन अगर इस स्पेनर को मैं थोड़ा सा और बढ़ाकर इतना कर दूं कि भाई अब इस स्पेनर की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 मीटर है। सही है। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 मीटर है। अभी भी ये जो टॉर्क है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस नट को खोलने के लिए 20 न्यूटन मीटर टॉर्क ही रिक्वायर्ड है। जैसे ही 20 न्यूटन मीटर टॉर्क तक पहुँचोगे ये नट खुल जाएगा। सही है। तो अगर मैंने अपना मोमेंट आर्म बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया है तो 20 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए अब मुझे 4 न्यूटन फोर्स लगाने नहीं पड़ेगी, बल्कि 2 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि 2 टेंजा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जैसे जैसे मैं मूवमेंट आर्म बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे फोर्स कम करनी पड़ रही है,
और जैसे जैसे मूवमेंट आर्म कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यही वजह है कि भाई ये जो ट्रक के ड्राइवर जब अपने ट्रक का जो व्हील है वो जब खोलते हैं, जब टायर खोलते हैं, तो अपना जो मूवमेंट आर्म होता है स्पेनर का, उसको बढ़ाने के लिए वो मज़ीद पाइप का एडिशन करते हैं ताकि फोर्स कम लगानी पड़े। टॉर्क तो सेम ही प्रोड्यूस करना होगा, सही है, चाहे मूवमेंट आर्म कम हो चाहे ज़्यादा हो, टॉर्क उतना ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मूवमेंट आर्म कम होगा तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो यही चीज़ है इसमें। उसके अलावा टॉर्क जो है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, सही है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अच्छा, इसके पास दो किस्म की डायरेक्शन हो सकती है। एक हो सकता है क्लॉकवाइज, कि भाई अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है तो टॉर्क क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, सही है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास दो ही डायरेक्शंस होती है। एक कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव ले रहे हो, अगर पॉजिटिव क्लॉकवाइज को ले रहे हो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर क्लॉकवाइज टॉर्क क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं, सही है। बाकी उनका मैग्नीट्यूड तो उनके नंबर से ही पता चलेगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं ज़रा एक वर्क एग्जाम्पल के ऊपर। वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास कि भाई अ कार ड्राइवर टाइटन्स द नट ऑफ व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पेनर। भाई एक कार ड्राइवर है, वो अपने कार के व्हील को खोल रहा है और उसके लिए उसने 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पेनर इस्तेमाल किया है। तो मतलब डी हमारे पास, डी बोल लो, एल बोल लो, जो भी चाहो बोल सकते हो। मतलब मूवमेंट आर्म जो है वो हमारे पास कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमेशा याद रखना 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अब ये किस में चला गया? मीटर में चला गया। अच्छा, फोर्स अप्लाई की जा रही है 300 न्यूटन की, तो फोर्स आ गई हमारे पास 300 न्यूटन। आपसे टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है, तो टॉर्क इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, इस साइन को कहते हैं टाउ, सही है। टॉर्क का साइन है, ये टी नहीं है, ये दरअसल ग्रीक सिंबल होता है जिसको हम टाउ कहते हैं। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ मल्टीप्लाई बाय डी, और एफ है हमारे पास 300 और डी है हमारे पास 20/100, सही है। अब इस 2 0 से 2 0 काट दो, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 न्यूटन मीटर टॉर्क, सही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमारे पास लिखा है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। भाई वो फैक्टर्स बताओ जिन पर मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स दरअसल क्या है? टॉर्क है, सही है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई ये मूवमेंट वर्ड का क्या चक्कर है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, टॉर्क में फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, सही है। ये मूवमेंट आर्म जो है, देखो यहाँ पर फोर्स को एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया है, सही है। तो जब भी किसी चीज़ को किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके लिए फिर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? मूवमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिस्टेंस जो है किसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है? फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसी वजह से ये क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स, सही है। अगर यहाँ किसी और कोई और चीज़ होती, फोर्स को हटा के कोई और चीज़ होती, तो हम फोर्स को हटा के वही चीज़ लिखते। लेकिन ये जो मूवमेंट का वर्ड आया, ये दरअसल इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने की वजह से है कि भाई किसी चीज़ को एक लेंथ से मल्टीप्लाई करा दो तो वो मूवमेंट कहलाता है फिर हमारे पास, सही है। अच्छा, इसके फैक्टर्स क्या क्या है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है, और उसके अलावा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमने ऊपर दो फैक्टर्स देखे। अच्छा, what will be movement of force when 500 Newton force is applied on a 40 centimeter long spanner to tighten a nut? सही है कि भाई कितना हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। क्या होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स जब फोर्स आपके पास 500 न्यूटन हो और जो मूवमेंट आर्म है वो आपके पास हो 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय, ये इसको 100 से डिवाइड करेंगे ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हो जाएगा 40/100
यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 5 इंटू 40 ये हो जाएगा हमारे पास 200 न्यूटन मीटर। क्लियर है? अच्छा, तो इसी के साथ हमारा टॉर्क तो ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर। देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें ये कहता है कि जब क्लॉकवाइज लगने वाली टॉर्क्स और एंटी क्लॉकवाइज लगने वाली टॉर्क्स आपस में बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सही है? तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि भाई दो चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं सीसो झूले पर, कि भाई दो बच्चे हैं वो सीसो झूले के साथ खेल रहे हैं। फातिमा सिटिंग ऑन राइट एंड फ़हीम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट। पिवट यानी जिस पर ये सीसो झूला जो है जिसके गिर्द रोटेट कर रहा है, तो ये सीसो झूला इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो ये पॉइंट इसका क्या हो गया? पिवट पॉइंट। अब इस पॉइंट से लेकर ये जो फातिमा है, फातिमा जहाँ पर बैठी हुई है, तो फातिमा फोर्स जिस पॉइंट पर लगा रही है वहाँ से लेकर इस पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस ये भी एक मूवमेंट आर्म बन जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी एक मूवमेंट आर्म बन जाएगा। सही है? अब अगर आप देखो, ये फ़हीम जो बैठा हुआ है, फ़हीम जब नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो दरअसल एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। सही है? ये कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और जो फातिमा जो फोर्स लगा रही है नीचे, वो किस तरह का टॉर्क प्रोड्यूस करेगी? क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। सही है? तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों बराबर हो जाएं तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। उस टाइम पर ये क्या होगा? ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, और ना ही ये नीचे जा पाएगा, ना ही ये नीचे जा पाएगी, ना ये ऊपर जा पाएगा, ना ही वो ऊपर जा पाएगी, यानी बैलेंस आ जाएगा। सही है? क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सिमत में घूमना, तो घड़ी की सिमत इसी तरह से इस तरह से ही घूमती है, तो जब फातिमा नीचे जाएगी तो इस तरह से ही रोटेशन होगी, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के मुखालिफ घूमना। सही है? तो when the clockwise turning effect of Fatima is equal to the anti-clockwise turning effect of Fahim, then seesaw balances। seesaw क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। in this case they cannot swing। सही है? यही बात जो अभी मैंने आपको बताई। अच्छा, when the sum of all clockwise movements on a body is balanced by the sum of all anti-clockwise movement, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। सही है? यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है कि भाई जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि भाई क्लॉकवाइज में मान लो एक टॉर्क के बजाय 2 3 4 5 6 टॉर्क लग रही है। सही? एक से ज़्यादा टॉर्क भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज जितनी भी टॉर्क लग रही है उन सबको सम करो, और एंटी क्लॉकवाइज जितनी भी टॉर्क्स लग रही है उनको सम करो। अगर ये दोनों टॉर्क बराबर आती है तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। सही है? अच्छा, अब ज़रा इस न्यूमेरिकल पे आ जाओ। इस न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा है कि भाई मान लो एक मीटर रॉड है जिसको हमने उसके मिड पॉइंट को क्या नाम दिया हुआ है? ओ, उससे सपोर्ट किया हुआ है। ये आपको रॉड नज़र आ रहा है, ये एक रॉड है और इस पर ये पॉइंट ओ है। सही है? इस पॉइंट ओ पर इसको क्या किया गया? सपोर्ट किया गया। अच्छा, द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी ब्लॉक ए जो है वो पॉइंट ए पर लटकाया गया है। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटकाना। सही है? और इस ब्लॉक ए का जो वेट है वो है दरअसल 20 न्यूटन। सही है? अच्छा, जो इसके ऊपर अर्थ फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है 20 न्यूटन, और ये जो है 30 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट ओ से। सही है? यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ओ से लेकर ए तक के दरमियान का जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट एट अ पॉइंट बी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। कि भाई अगर मैं बी ब्लॉक, जो दूसरा ब्लॉक है मेरा, उसको मैं पॉइंट बी पर रख रहा हूँ और फिर पॉइंट बी जो है वो ओ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मुझे बताओ वेट कितना होना चाहिए ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो अब इसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर W1 जो इस ए बॉडी का वेट है वो तो गिवन है, और W1 की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क के लिए मोमेंट आर्म भी गिवन है। W2 की वजह से पैदा होने वाला टॉर्क जो है हमें W2 हमें निकालना है, और W2 के लिए मोमेंट आर्म हमें गिवन है। सही है? अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो, अगर ये बी बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो ये इस तरफ बॉडी को रोटेट करवाएगी, यानी मीटर रॉड को इस तरफ रोटेट करवाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क क्लॉकवाइज का। सही है? और अगर ये ए बॉडी किसी तरह से इसको नीचे लेके आती है तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सही है?
तो बैलेंसिंग के लिए अभी हमने पढ़ा कि भाई क्लॉकवाइज का टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज के टॉर्क के बराबर आ जाए तो हाँ ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज का टॉर्क किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी बी से, सही है। तो यहाँ पर अप्लाई होने वाली फोर्स क्या है, दरअसल W2 यहाँ पर अप्लाई होने वाली फोर्स है, सही है। और इस W2 के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, सही है, हमने क्या कहा था कि भाई जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यानी ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इसी पॉइंट पर फोर्स लग रही है, वहाँ से लेकर मोमेंट पिवट पॉइंट तक का फासला ये मोमेंट आर्म कहलाएगा। तो ये W2 फोर्स है तो ये W2 का मोमेंट आर्म होगा। तो मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क का अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा फोर्स इनटू मोमेंट आर्म को D से लिख दो। यहाँ पर अप्लाई होने वाली फोर्स क्या है बी क्लॉकवाइज टॉर्क में, W2, और यहाँ पर का जो मोमेंट आर्म है वो कितना है, O से लेकर B तक। क्लियर है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का फॉर्मूला भी फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होगा, लेकिन यहाँ पर अप्लाई होने वाली फोर्स जो है वो कौन सी है, W1, और यहाँ का जो मोमेंट आर्म है वो कितना है, O से लेकर A तक का डिस्टेंस, सही है। तो अब यहाँ से अगर हम W2 निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो W2 हमारे पास क्या आ जाएगा, W2 विल बी इक्वल्स टू W1 मल्टीप्लाइड बाय OA डिवाइडेड बाय OB, सही है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो W2 अपनी जगह, W1 की जगह 20 न्यूटन, और OA जो है ये दरअसल 30 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा 0.3 मीटर के। जब इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 100 से डिवाइड करके, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर, सही है। और इनकी कैलकुलेशंस के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो दरअसल कितना आएगा, 30 न्यूटन। तो मतलब W2 अगर आपका 30 न्यूटन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ना ही ये रॉड इस तरफ मुड़ेगा ना ही ये रॉड इस तरफ मुड़ेगा, सही है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भाई अगर लेंथ छोटी हो रही है तो वेट ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ 30 न्यूटन अप्लाई करना पड़ रहा है, और यहाँ पर लेंथ बड़ी है यानी मोमेंट आर्म बड़ा है तो हमें वेट कम अप्लाई करना पड़ रहा है, यानी 20 न्यूटन अप्लाई करना पड़ रहा है, सही है। तो ये वही टॉर्क की कंडीशन है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं इसको। देखो हमारे पास नेचर में बॉडीज़ इस तरह से बिहेव करती है कि भाई ऐसे बिहेव करते हैं कि भाई इनका जो सारा का सारा मास है बॉडी का वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हुआ हो। कंसंट्रेट होने का मतलब है कि भाई एक पॉइंट पर आकर जमा हो गया हो, सही है। हमारे पास नेचर में बॉडीज़ बिहेव करती है इस तरह से कि भाई उनका सारा का सारा मास किसी एक पॉइंट पर आकर जमा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको आसानी से समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में आपको ये रॉड नज़र आ रही होगी। इस रॉड को अगर मैं इस पॉइंट से सपोर्ट देता हूँ तो ना ये रॉड यहाँ से नीचे जाएगा ना ये रॉड यहाँ से नीचे जाएगा, सही है, ये रॉड बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर इसी रॉड को मैं इस पॉइंट से बैलेंस करता हूँ तो ये रॉड लाजमी सी बात है भाई नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ से इस तरह से नीचे जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस पूरे रॉड पर एक पॉइंट ऐसा मौजूद है कि जिसके अगर उस पॉइंट पर इसको सपोर्ट दिया जाए तो इस रॉड को बैलेंस किया जा सकता है, सही है। तो उसी पॉइंट को ही दरअसल सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यानी आप इसको आसान अल्फाज में ऐसे समझ सकते हो कि भाई किसी भी बॉडी पर मौजूद वो पॉइंट जिस पर अगर उसको सपोर्ट दिया जाए और वो बैलेंस हो जाए तो वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर ये जो आखिरी लाइन लिखी हुई है ना, इवन थो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पॉइंट ऑफ इट, सही है। अब देखो मैंने इस रॉड को इस पॉइंट को सिर्फ सपोर्ट दिया हुआ है, तो अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है सिर्फ इस पॉइंट को, तब मुझे मान लेना चाहिए कि भाई चलो यार यहाँ से सपोर्ट। लेकिन अर्थ क्या करता है, इस पॉइंट को भी अट्रैक्ट करता है, अर्थ इस पॉइंट को भी अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि भाई अर्थ सिर्फ इसी पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होता है, नहीं। मान लो अब यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को सपोर्ट नहीं दिया जहाँ से ये बैलेंस हुआ है, सही है, तो उसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है। अब नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि हमें पता है भाई इसका वेट है।
लेकिन इस पॉइंट पर जब मैंने सपोर्ट दिया तो फिर ये नीचे नहीं गिर रहा। सही है, तो क्या अर्थ सिर्फ इसी पॉइंट पर फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ये गिर रहा है या नहीं गिर रहा? नहीं, अर्थ सारे पॉइंट्स पर फोर्स लगाती है इसके। यानी अर्थ इस पॉइंट पर भी फोर्स लगाएगी, इस पॉइंट पर भी फोर्स लगाएगी, इस पॉइंट पर भी फोर्स लगाएगी, इस पॉइंट पर भी फोर्स लगाएगी अट्रैक्शन की। लेकिन होता क्या है कि भाई एक पॉइंट इसमें ऐसा होता है जिस पर ऐसा लगता है कि भाई सारा मास इधर कंसंट्रेट हो गया है, जमा हो गया है, तो वही पॉइंट इसका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। सही है, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में यही बात बताई गई है। अच्छा, अब ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कुछ बॉडीज़ का शेप रेगुलर शेप होता है। रेगुलर शेप बॉडीज़ का मतलब होता है जिनका शेप ज्योमेट्रिकल, जिनके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हो, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्फेयर हो गया, सर्कल हो गया। इन सब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता किया जाए, ये हमें देखना है। सही है, तो कुछ रेगुलर शेप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज इट्स मिड पॉइंट। ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। सही है, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ये है कि भाई ये पूरी एक इक्वल रॉड है, ना ही यहाँ से कम ना ही यहाँ से ज़्यादा, पूरा बराबर है। तो इस तरह के रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो दरअसल इसका मिड पॉइंट होता है। सही है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस नापो, यहाँ से नापो, तो इक्वल डिस्टेंस पर ये आपको मिलेगा। कहने का मकसद ये कि भाई अगर ये 10 मीटर की है तो 5 मीटर पर इसका वो पॉइंट होगा जहाँ पर ये बैलेंस होगा, और उसी को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से अगर आप एक यूनिफॉर्म स्क्वायर देखो या यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शीट देखो, तो उनके जो डायगनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दरअसल इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होता है। अब डायगनल्स क्या होता है? डायगनल ये होता है कि भाई ये जो ऑपोजिट कॉर्नर्स होते हैं ना स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, इनको जब आप ज्वाइन करते हो एक लाइन से, तो ये लाइन आपकी कहलाती है डायगनल। ये ऑपोजिट कॉर्नर्स को जब आप ज्वाइन करते हो किसी लाइन से, तो वो लाइन आपकी क्या कहलाती है? डायगनल कहलाती है। और ये डायगनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, सही है, इस स्क्वायर में सिर्फ दो ही डायगनल बन सकते हैं, और ये दो डायगनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट इनका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। उसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और होलो स्फेयर। देखो भाई दो तरह के स्फेयर होते हैं, एक होता है सॉलिड स्फेयर और एक होता है होलो स्फेयर। सही है, स्फेयर आप फुटबॉल शेप को अज्यूम कर सकते हो, फुटबॉल शेप का जो होता है ये स्फेयर होता है। सही है, अब फुटबॉल अगर आप देखो वो अंदर से खाली होता है, यानी हवा तो भरी होती है लेकिन जो ठोस मास होता है सॉलिड वो नहीं होता उसमें। सही है, तो इसी वजह से हम उसको कह सकते हैं ये होलो स्फेयर है। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉल हो जो कि अंदर से भी पूरा मास भरा हुआ हो, जैसे कि हमारे पास कॉक बॉल होती है या आयरन की बॉल होती है, वो पूरी की पूरी भरी हुई होती है। सही है, यानी अंदर उसके खाली जगह ना हो, एयर ना हो, वैक्यूम ना हो, तो वो कहलाएगा सॉलिड स्फेयर। सही है, तो इन दोनों स्फेयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो दरअसल सेंटर ऑफ स्फेयर होता है। यानी सेंटर ऑफ स्फेयर का मतलब ये है कि भाई इसका अगर ये मान लो ये एक अर्थ है, ये स्फेयर, अर्थ भी एक स्फेयर शेप है। सही है, तो इसमें आप खुदाई करना शुरू करोगे और जब आप इस सेंटर पे पहुंच जाओगे तो ये सेंटर पॉइंट जो है दरअसल इस स्फेयर का क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका जो सेंटर होता है इस बॉडी के अंदर पाया जाता है। सही है, अच्छा, उसके अलावा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। देखो सर्कल और स्फेयर में फ़र्क होता है। सर्कल ऐसे मान लो जैसे चूड़ी शेप हो गया, और स्फेयर जैसे बॉल जैसा हो गया। अब इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है? अच्छा, इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, इस सर्कल में अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि भाई एक धागा लेता हूँ और उस धागे से ये सिरा बांध दूँ और इसी धागे को आगे लाकर स्ट्रेट इधर बांध दूँ। इसी तरह से एक धागा इस तरह से और इस तरह से बांध दूँ, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये दरअसल इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास होगा। यानी इस पॉइंट पर इसको बैलेंस किया जा सकेगा, बाकी कोई पॉइंट इसमें ऐसा नहीं है जिस पर इसको बैलेंस किया जा सके। सही है, अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड और होलो सिलेंडर। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर या यूनिफॉर्म होलो सिलेंडर। सही है, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर दो किस्म के सिलेंडर होते हैं। एक वही बात आ गई जो मैंने स्फेयर में बताई कि भाई होलो स्फेयर अंदर से खाली होता है, सॉलिड स्फेयर अंदर से भरा हुआ होता है। सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरह की शेप होती है। सही है, अब इसमें अगर ये सिलेंडर अंदर से भरा हुआ है, यानी ये जगह इसकी फुल भरी हुई है,
तो ये सॉलिड सिलेंडर कहलाएगा। लेकिन अगर ये जगह इसकी खाली है तो ये होलो सिलेंडर कहलाएगा। सही है। अच्छा, अब इस सिलेंड्रिकल शेप के लिए आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो जैसे हमारे पास पानी की पाइप्स जो होती हैं, ये भी दरअसल सिलेंड्रिकल शेप होती है। अब पानी की पाइप जो होती है अंदर से खाली होती है, तो इस वजह से वो होलो सिलेंडर कहलाएगी। लेकिन उसी तरह की अगर आप एक रॉड ले लो लोहे की, वो अंदर से भरी हुई होती है, तो वो सॉलिड सिलेंडर कहलाएगी। सही है। अब इन सिलेंडर का जो ये एक्सिस होता है, ये एक्सिस, सही है, ये इंटरनल लाइन जो होती है अंदर की, इसको आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो कि भाई सिलेंडर के ऊपर ये जो सर्कल होते हैं, इस पर इस तरह से एक क्रॉस बनाओ, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वहाँ से लेकर एक नीचे तक इस तरह से इस क्रॉस पे भी लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा सिलेंडर का। जैसे आपने इस सर्कल में किया था कि भाई दो धागे इस तरह से बांधे, तो बीच वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। यहाँ पर भी आप ऐसे करो कि एक लाइन इस तरफ ड्रॉ करो, एक लाइन इस तरफ ड्रॉ करो, नीचे वाले पे भी ड्रॉ करो, तो एक सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा इंटरसेक्शन का। उस लाइन को, उन पॉइंट्स को जब आप आपस में ज्वाइन करोगे तो आपको एक एक्सिस मिल जाएगी। इस एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है, यही दरअसल इस सिलेंडर का हमारे पास सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। सही है। तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड और होलो सिलेंडर इज द मिड पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। सही है। जो इसकी ये एक्सिस होती है, इसका मिड पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उसके अलावा एक ट्रायंगुलर शीट है अगर आपके पास, तो ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिलता है किस तरह से कि भाई इस ट्रायंगल पर ये जो आपने मीडियंस बनाए होते हैं, मीडियन होता है कि भाई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो कि इधर कॉर्नर से शुरू होती हुई जाए और सामने वाली लाइन को टच करे, लेकिन सामने वाली लाइन के साथ इस तरह से टच हो कि भाई उस लाइन का और इस सामने वाली लाइन का एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, यानी आपस में ये 90 डिग्री पर हो। सही है। तो इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस कॉर्नर से सामने की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस कॉर्नर से सामने की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस तरह की 3 लाइन्स जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तीनों का, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस ट्रायंगुलर शीट का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सही है। अच्छा, अब जरा देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप थिन लेमिना। सही है। ये आपके पास एक थिन लेमिना है, लेमिना कहते हैं लेयर को। सही है। तो थिन है, बहुत बारीक है, और इसका शेप भी इर्रेगुलर शेप है, ना ही मुकम्मल ट्रायंगुलर है, ना स्क्वायर शेप है, ना कुछ और है, इर्रेगुलर शेप है। इस इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से पता कर सकते हैं, तो इस स्टेप्स में आपके पास लिखा हुआ है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि भाई आप 3 होल्स बनाओगे छोटे छोटे, कहाँ पर, एजेस पर, यानी जो लेमिना के एजेस हैं, ये कॉर्नर्स जो हैं, ये जैसे लेट सपोज ये कॉर्नर है, ये एक एज हो गया इसका, ये एक एज हो गया, 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 ये एक एज हो गया। तो इनमें से किसी भी 3 एजेस पर आप क्या बनाओगे, होल्स बनाओगे। क्लियर है। छोटे छोटे सुराख बनाओगे, और फिर एक ये रिटॉर्ट स्टैंड इसको कहते हैं, इस स्टैंड को कहते हैं रिटॉर्ट स्टैंड, ये किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए काम आता है। तो आप करोगे क्या, अपने जो 3 होल्स बनाए हैं उनमें से बारी बारी एक एक होल के थ्रू इस लेमिना को आप इस स्टैंड के साथ क्या करोगे, सपोर्ट दोगे। सही है। तो सस्पेंड द लेमिना फ्रीली फ्रॉम 1 होल ऑन रिटॉर्ट स्टैंड। क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो लेमिना है इसको लटका दो एक होल से। सही है। फ्रीली सस्पेंड होने दो इसको, यानी इस तरह से एक होल से इसके साथ जोड़ के और फिर इसको नीचे लटकने देना चाहिए, सस्पेंड कर दें। सही है। फिर आप करोगे क्या कि भाई एक प्लम लाइन, प्लम कहते हैं ऐसी लाइन जो कि एग्जैक्टली वर्टिकल हो। प्लम का मतलब होता है एग्जैक्टली वर्टिकल। सही है। तो आप एक प्लम लाइन ड्रॉ करोगे, कहाँ से, या प्लम लाइन ड्रॉ करोगे या एक वेट को सस्पेंड कर दोगे, कहाँ से, पिन से लेकर, पिन यानी ये पॉइंट है पिन इसका। सही है। तो पिन से हमने उस होल को लटकाया था, होल को सस्पेंड किया था, मतलब होल इस पिन में लगाया और इस तरह से लेमिना को सस्पेंड किया। फिर आप इसी पिन से जहाँ पर इस होल को अटैच किया है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। सही है। स्ट्रेट लाइन यानी प्लम लाइन, प्लम लाइन मतलब जो लाइन बिल्कुल वर्टिकल हो। सही है। एक प्लम लाइन या ड्रॉ कर दो, या यहीं से एक वेट सस्पेंड कर दो। यानी कहने का मकसद ये कि भाई ये वेट को आपने धागे में बांधा, सही है, और उस वेट को आपने यहाँ से जोड़ दिया, तो वेट तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन ही देगा। सही है। तो इस लाइन को आपने इस शीट पर इस तरह से ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद इस होल को हटाकर दूसरे होल को यहाँ पर अटैच करके इसी तरह से एक और प्लम लाइन खींचनी है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा।
फिर इसी तरह से तीसरे होल के लिए भी आपने यही काम करना है कि भाई उसको यहाँ लटका के एक प्लम लाइन खींचनी है, यानी एग्जैक्टली वर्टिकल यानी एग्जैक्टली सीधी लाइन खींचनी है। तो आप देखोगे कि ये तीनों लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इन तीनों का, और वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हो।